P1 का पास पेपर का सेशन. So let me just get started with this. अच्छा जी, एक बार मैं जरा स्क्रीन यहां से शेयर कर लूं. दैट्स परफेक्ट. और यहां से 1 मिनट रुकिएगा. अच्छा, ये वाला बटन ऑफ करना है. ठीक है, नाउ इट मेक्स सेंस. चले जी, तो इंशाल्लाह ताला एक्सक्यूज मी, इंशाल्लाह ताला 2 दिन के बाद आपका P1 का पेपर है. दैट इज ऑन द 5th ऑफ मई. और मुख्तलिफ पेपर्स मैंने ऑलरेडी उसमें अपलोड किए हैं टिल आई थिंक नवंबर 2012. तो मैं यहाँ लिखता भी जाता हूँ, नवंबर 2021 वेरिएंट 11 यहाँ तक मैंने अपलोड किया था. तो जो नेक्स्ट इन सीरीज है वो ये पेपर है. आज इंशाल्लाह ताला ये कर लेते हैं. नवंबर का वेरिएंट 13 ये मैं इंशाल्लाह ताला आज या कल मैं अपलोड करूंगा. और उसके बाद फरवरी 2022 का जो वेरिएंट है, ताकि पूरी सीरीज पूरी हो जाए. बाय द सेम टोकन जो S1 है या फॉर दैट मैटर M1 है या P3 है या S2 है, ओ लेवल मैथ्स है, ओ लेवल एड मैथ्स है, वो भी होगा. यहां मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो कल वाली क्लास थी वो रिकॉर्डिंग करके मैंने उसको डाल दिया था. आज की जो क्लास है वो इंशाल्लाह ताला भी स्टार्ट हो रही है. S1 के 2 लाइव सेशन से ये अपने पास नोट कर लीजिएगा. ये जितने भी लाइव सेशन है ये सारे के सारे YouTube पे होंगे. और कुछ खास लाइव सेशंस वो कोली के ग्रुप पे भी होंगे. तो कुछ लोग कोली पे देख रहे होंगे, कुछ लोग इस पे देख रहे होंगे, दैट इज यूट्यूब. सो नाउ द थिंग इज के मैं सिर्फ एक चीज चेक कर लूं. हाँ, बिल्कुल सही है. सो नाउ द थिंग इज के ये आपका 9th पे कोली पर भी है, फिर ओ लेवल मैथ्स भी है, P3 भी है, M1 S2 जो है वो कोली पे नहीं है मगर यूट्यूब पे सारे हैं. तो इंशाल्लाह ताला वो भी स्टे ट्यून रहेगा. जो पर्सनल प्रोफाइल है वहां भी मैं ये इमेजेस शेयर करता हूं, इंस्टाग्राम पे भी शेयर करता हूं एंड सो ऑन. अब मैं टाइम नोट करता हूं. अच्छा, हमारा पैटर्न क्या होगा आज के लिए, पहले तो ये समझ लें. हमारा पैटर्न ये होगा कि सबसे पहले मैं पूरा पेपर सॉल्व करूंगा. सो जो आपका P1 का पेपर होता है 1 घंटा 50 मिनट का, 110 मिनट का, वो मैं कितनी देर में सॉल्व करता हूं, हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे. मैं ऑफ कोर्स समझाते भी जाऊंगा, जहां बैकग्राउंड नॉलेज देनी होगी वहां वो चीज भी दूंगा. तो ये मैं कितने मिनट्स में, T मिनट्स में सॉल्व करता हूं, तो वो हम देखेंगे कि T मिनट्स हैं कितने. आफ्टर आई एम डन विद एवरीथिंग ऑन दैट पेपर, फिर मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सक्यूज मी एग्जामिनर रिपोर्ट में लेके जाऊंगा. और वहां पे जो की मैसेज है, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पे कमेंट्स है, किस चीज पे मैंने ऑलरेडी फोकस किया, वहां एग्जामिनर किस चीज पे फोकस कर रहा है, वो सारी चीजों के ऊपर उसका एक डिटेल्ड रिव्यू लेंगे. सो नाउ द थिंग इज के मैं साथ में यहां से ये चीजें भी देखता जाऊंगा. और इसमें 1 मिनट रुकिएगा. सो मैं एक चीज किसी को मैसेज कर दूं कि आप कितना कितना टाइम लगता है वो देखते हैं. तो आप अप्रोक्सीमेटली अंदाजा कर लें कि इंशाल्लाह ताला 1.5 घंटे तक का ये सिनेरियो चलेगा. 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, देयर इज नो हरी, आराम आराम से करते. तो चलें, बिस्मिल्लाह करते हैं, पेपर स्टार्ट करते हैं. इस वक्त हो रहे हैं 8:04. सो 8:04 PM पे वी आर स्टार्टिंग. और फिर देखते हैं पेपर कितनी देर में खत्म होगा, बीच में रुकते भी जाएंगे. सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो ट्रिग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, आप में से हर एक ने माशाल्लाह पढ़ा हुआ है. इट्स अ रिव्यू. सॉल्व द इक्वेशन फॉर थीटा बिटवीन -90 एंड 90. तो पहली चीज जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो है ये रेंज -90 से 90. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि -90 से 90 को 2 हिस्सों में तोड़े. ये हो गया 0 से 90 डिग्रीज, दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. और इसी तरीके से आपके पास है 0 से -90,
0 till negative 90, that is the fourth quadrant. इसका मतलब है आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर एज इट इज निकालेंगे, और वो क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर, वो भी देखते जाएं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर है वो होता है थीटा इक्वल्स टू अल्फा, वे अल्फा इज द बेसिक एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 360 माइनस द बेसिक एंगल, दैट इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, मैं सिर्फ एक मरतबा डबल चेक कर लूं कि आवाज वगैरह सारी चीज क्लियर है या नहीं है। सो मेरे ख्याल से माशाल्लाह अभी तक मुझे कोई भी ऐसा वो नहीं मिला है कि कोई आवाज में कोई इश्यू है। सो आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली फाइन। अच्छा जी, तो आगे बात बढ़ाते हैं कि ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि यहां पे एंगल होता है, यूं करके आप जाते हैं, यहां पे ये एंगल होता है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, लेकिन यहां पे आप यूं पूरा घूम के यूं जाते हैं। यू ऑल नो दिस। लेकिन जब हम क्लॉकवाइज की बात करेंगे, जब हम क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो सिनेरियो क्या होगा? क्लॉकवाइज में ये वाला जो एंगल है, जो ये नीचे वाला है, वो सिर्फ डायरेक्ट यूं ही घूम कर आ जाते हैं, दैट इज नेगेटिव अल्फा, सो दैट इज इक्वल्स टू थीटा। तो ये आप अपने जहन में रखिएगा। अब यहां पर बीच की बातें सुनते जाएं। मैं जरा इसको स्क्रीन बड़ी कर दूं। जो बीच की बातें हैं वो ये है कि आपके जहन में ये सारे सिनेरियोज होने चाहिए व्हेन यू स्टार्ट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन करने के बाद मत सोचिएगा कि ये करना है, ठीक है? स्ट्रैटेजी इज एवरीथिंग। शायद आपने 3 पास पेपर्स किए हो ईयरली, मगर आपने बहुत सुकून से, तमीज से, इन एंड आउट समझ के किए हो, तो योर चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी वेरी हायर, रादर देन बगैर सोचे समझे आपने बहुत ज्यादा किए हो तो फिर खुदा न खास्ता मसले की बात है। ठीक है, आज जो आप सीखेंगे, पेपर्स आपको मिल जाएंगे। व्हाट एग्जैक्टली आर यू लर्निंग? यू आर लर्निंग द एग्जाम ट्रिक्स, द टिप्स, किस चीज का ख्याल रखना है, एग्जामिनर को कैसे खुश करना है ताकि एग्जामिनर दिल खोल के आपको ए स्टार दे। सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। जो एएस वाले हैं उनको ए मिलेगा, जो A2 वाले हैं उनको ओवरऑल इंशाल्लाह ताला ए स्टार मिलेगा। तो चलें आगे बात बढ़ाते हैं। स्क्रीन फिर से मैंने छोटी कर दी। अच्छा जी, so now what we do is that we write 2 cosine theta is equals to 7 minus 3 over cosine theta. Cross multiply 2 cosine square theta is 7 cosine theta minus 3. 2 cosine square theta minus 7 cosine theta plus 3 equals to 0. What do you get? You get a quadratic equation which the chances are very very high that it will be factorizable. So yahan pe, if you want to make a substitution, go ahead and make a substitution. Let m is equals to cosine theta, therefore m square is equals to cosine square theta. ठीक है? So now this thing is going all good. अब मैं क्या करूंगा? अब मैं लिखूंगा 2m square minus 7 cosine theta plus cosine की जगह तो आप m लिख रहे हैं, plus 3 equals to 0. So therefore 2m square minus 6m minus m plus 3 equals to 0. So therefore अब क्या करेंगे? अब आप कहेंगे 2m m minus 3 minus 1 m minus 3 equals to 0. m minus 3 2m minus 1 equals to 0. Therefore ms plus 3, therefore ms plus half. ये आपके पास आ गया। लेकिन m था क्या? m था बट। लिखिएगा, एग्जामिनर को हर चीज बताएं। बट m is equals to cosine theta, therefore cosine theta is plus 3. Therefore cosine theta equals to half. ठीक है? ये वाली चीज करने के बाद अब आप ये कह सकते हैं कि मैं एक मिनट, ये जरा मसला होता है जब आप करते हैं। So therefore m is equals to cosine theta. अब आप क्या लिखेंगे? Cosine theta equals to 3, cosine theta equals to half. No solution because cosine theta cannot exceed 1 or in that direction -1. Cosine theta equals to 1. यहां पे आप लिखेंगे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कोसाइन यहां पॉजिटिव है। उसके बाद आपकी जो रेंज है, दैट इज रेंज लाइंग बिटवीन -90 and 90.
So theta lies between negative 90 and positive 90. Uh, Cosine of alpha equals to half, therefore alpha is 60 degrees. Therefore, the final answer is theta is 60 in the first quadrant and theta is negative 60 in the fourth quadrant. तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, this and this. Both answers are possible. So now, अच्छा जी, अब आगे बात बढ़ाते हैं. अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने बहुत ही सुकून से कर लिया और कितने मिनट्स लगे, ये बीच में डिस्टर्बेंस भी थोड़ी सी थी, तो आई थिंक 6 मिनट्स लगे हैं मुझे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करते हैं. दिस इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स. अच्छा, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऊपर ये सारी लेबलिंग वगैरह कर रहा हूं, कौन सी चीज किस क्वेश्चन की है. एग्जाम में आपको ये कोई करना जरूरी नहीं है. ठीक है, सो आप ये अपनी सहूलत के लिए कर भी ले तो बहुत अच्छी बात है. Now it says the graph of y is equals to fx is transformed to the graph of f of 2x minus 3. तो इसने कहा y is equals to fx है और ये दो ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज हो रहा है इनटू y is equals to f of 2x ब्रैकेट क्लोज्ड minus 3. क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन? पहली ट्रांसफॉर्मेशन है y विल बिकम y इज इक्वल्स टू f ऑफ 2x. अब रूल ये है कि जब ये x के साथ इसका कोफिशिएंट चेंज होता है, जैसे sin x sin 2x बनता है, सो यहां पे मैं आपको जरा पुरानी चीज भी याद दिला दूं. सो लेट मी ड्रॉ अ मेमोरी बॉक्स और यहां पे एक बात बताता हूं कि y इज इक्वल्स टू sin x वर्सेस y इज इक्वल्स टू sin ऑफ 2x. तो साइन ऑफ 2x में 2 साइकिल्स इन 360 डिग्रीज. आपने तो यूं पढ़ा हुआ है, या हर साइकिल जो है वो 180 डिग्री की होगी. सो बेसिकली होता क्या है, दिस इज स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस एंड विथ फैक्टर हाफ. यहां उलट होता है. तो यहां पे f ऑफ ax में फैक्टर हाफ है, यहां पे y कोऑर्डिनेट अनचेंज्ड है and x coordinate is multiplied by 1 over a. In this case the value of a is 2. ये एक चीज हो गई. दूसरी चीज क्या हो रही है? दूसरी तो आसान है, that is a translation of 3 units down. ठीक है, so this is a vertical translation of 3 units down. इस तरीके से ये कहानी हो रही है. तो ये आपने दो ट्रांसफॉर्मेशन बना दी. अच्छा, इस अल्फाज पे गौर करें कि ये कह रहे डिस्क्राइब फुली द 2 सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, 2 है, पहली बात. और वो कह रहे फुली. तो फुली का मतलब है सिर्फ ये मत लिखिएगा स्ट्रेच. कौन सा स्ट्रेच भाई? स्ट्रेच अलोंग द y एक्सिस, स्ट्रेच अलोंग द x एक्सिस. क्या फैक्टर है, ये सारी चीजें आपने लिखनी है. अच्छा, उसके बाद ट्रांसलेशन, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन भी कहते हैं, वर्टिकल भी कहते हैं. तो ये वर्टिकल ट्रांसलेशन है विद अ फैक्टर ऑफ, नॉट अ फैक्टर, विद 3 यूनिट्स. सो दैट इज द आंसर फॉर दिस. अब ये बहुत ही प्यारा सवाल इसने पूछा है. द पॉइंट P लाइज ऑन द ट्रांसफॉर्म्ड कर्व. यानी कोई पॉइंट कुछ और था, वो ट्रांसफॉर्म होके आपका बन गया है दिस थिंग. सो देयरफॉर वो पॉइंट्स क्या थे? तो समझे, वो जो ओरिजिनल पॉइंट था उसका नाम था PQR. तो हम लोग उलट डायरेक्शन में लिखते हैं. R एक पॉइंट था, वो ट्रांसफॉर्म हुआ और वो बन गया PQ. तो Q बन गया, Q ट्रांसफॉर्म हुआ और वो बन गया P. तो ये P ओरिजिनल नहीं है, P ट्रांसफॉर्म्ड है. दैट इज 5,6. अब इसने 2 मार्क का बहुत ही यूनिक सवाल पूछा है फॉर द फर्स्ट टाइम. That is, let me draw a star on this. बहुत ही अच्छा सवाल था. State the coordinates of the corresponding point on the original curve. Let the point on the original curve be AB. पहली वाली चीज क्या हो रही है? That is f of 2x. तो f of 2x में b would remain as b, but the a would be divided by 2. वो आधा रह जाएगा. और फिर उसके बाद क्या है, जो तीसरी चीज है, that is a translation of -3 units. So -3 में
जो आपका a ओवर 2 है, बल्कि 1 मिनट के लिए मैं पहले इसको हटा दूं, 5 6 बाद में लेकर आएंगे, तो a ओवर 2 would remain as a over 2 and b would now become b minus 3. तो ये वाला मार्क कर लें, कहां चला गया मार्कर, ये वाला मार्क कर लें, दैट इज b minus 3. अब ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है वो तो रियलिटी में 5,6 है. आराम से देखें, समझे, मैं फोकस कर रहा हूं, गौर से देखें. जो आपका पॉइंट था ए बी, वो फैक्टर ऑफ हाफ की वजह से एक्स कोऑर्डिनेट ए ओवर 2 है और बी कोऑर्डिनेट अनचेंज्ड है. फिर आपने उसको 3 यूनिट नीचे लेकर आए, ए ओवर 2 एज इट इज एंड दिस बिकम्स बी माइनस 3. सो नाउ द वर्किंग इज ए ओवर 2 इक्वल्स टू 5, a comes out to be 10, b minus 3 equals to 6, b comes out to be 9. Therefore the original point on the original graph is 10,9. तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी डन हो गया. अगले वाले पे आए. What is this question all about? ये भी बड़ा अच्छा साफ सुथरा क्वेश्चन था. I mean, I salute that examiner जिसने क्वेश्चन सिंपल रखे, मगर ऐसी ऐसी चीजें उसने पूछी जो कि पूछना वाकई हक बनता है. तो फंक्शंस का क्वेश्चन है, कॉम्पोजिट का है, और एक और चीज का है जिसका नाम मैं फिलहाल नहीं लिखूंगा ताकि आप लोग सोचने पे मजबूर हो. रट्टा लगवाना मकसद नहीं है, ये मैथ है, ग्रेड 10 के सब्जेक्ट्स नहीं है. इसके अंदर सोच समझ के करना है, क्योंकि एग्जामिनर के पास मैथ्स के अंदर इतनी वैरायटी है. फॉर दैट मैटर एनी सब्जेक्ट द एग्जामिनर हैज अ लॉट ऑफ वैरायटी. सो इट्स नॉट ओ लेवल मैथ्स, दिस इज एएस लेवल मैथ्स. बी वेरी वेरी केयरफुल. द फंक्शन f इज डिफाइंड एज फॉलोज. fx एक फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 5. तो आपको एक्सप्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है, पहले f ऑफ 5 निकालें. तो दिस बिकम्स 5 plus 3 डिवाइडेड बाय 5 minus 1. 5 plus 3 8 हो गया, 5 minus 1 4 हो गया, दैट कम्स आउट टू बी 2. अब क्या चाहिए इसको, f ऑफ 5 चाहिए, लेकिन f ऑफ 5 जो है वो 2 के बराबर है. तो बेसिकली नाउ यू नीड f ऑफ 2 which is 2 plus 3, 2 minus 1, 2 plus 3 5 हो गया, नीचे 1 आ गया, this comes out to be 5. Therefore, the answer of f of 5 is coincidentally, right now मैं लिख रहा हूं coincidentally, इत्तेफाकी तौर पे, let's hope I got the spelling correct. So coincidentally the answer यहां 5 है, तो यहां 5 आ रहा है. ठीक है, अब ये coincidence कुछ नहीं होता मैथ्स के अंदर, ये याद रखिएगा असूल. फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स एक्स. अब एक और चीज पूछ रहा है 3 मार्क के लिए. लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स. वो जो आपका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का कि y इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है. y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स y. तो अब आपने लिखा y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 ओवर x माइनस 1, x प्लस 3 ओवर x माइनस 1, y into x minus 1 is x plus 3. ब्रैकेट्स खोले, एक्स वाई माइनस वाई एक्स प्लस 3, और सब्जेक्ट किसको बनाने, एक्स को बनाने. सो एक्स वाई माइनस एक्स, दैट इज वाई प्लस 3, एंड देयरफॉर एक्स कॉमन, वाई माइनस 1 इज वाई प्लस 3. देयरफॉर एक्स कम्स आउट टू बी वाई प्लस 3 ओवर वाई माइनस 1. बट what is x equals to, but x is equals to f inverse y. तो f inverse y इसके बराबर है, therefore f inverse x is x plus 3 over x minus 1. क्या खास बात है, isn't this the same thing as the original one? The answer is yes, it is exactly the same thing. ऐसे फंक्शंस को कि जिसमें fx, ये याद रखेगा, चीजें छोटी छोटी बताता जा रहा हूं, सुनते जाएगा. ऐसा फंक्शन जिसमें जो fx की एक्सप्रेशन is the same thing as f inverse की एक्सप्रेशन, this is called self inverse. ये तो चले एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, मैथ्स की किताब में लिखा होता था ना जस्ट फॉर फन, तो ये जस्ट फॉर फन मैंने बता दिया, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. बड़ी बात यह है कि क्या ये मैं 3 मार्क्स एक झटके में मैं ले सकता था, एक शॉट में ले सकता था. द आंसर इज यस. कैसे ले सकता था, ऐसे ले सकता था कि f ऑफ f इनवर्स x इक्वल्स टू x, f इनवर्स ऑफ fx इक्वल्स टू x. किसी भी फंक्शन का इसके कॉम्पोजिट के साथ, इसके इनवर्स के साथ जो कॉम्पोजिट फंक्शन होगा, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू x. बात समझ में आई?
एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स तब भी एक्स आएगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स तब भी एक्स आएगा, यहां एक्स, यहां एक्स, यहां एक्स, यहां एक्स। अब गौर से देखिएगा क्या लिखा है, एफ ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब है ये सिर्फ प्रॉपर्टी इनवर्स की है, इसका मतलब है ये एक दोनों का इनवर्स है। तो एफ का इनवर्स एफ एक्स ही है। सो देयरफॉर आई कैन सिंपली कोट दैट दिस एक्सप्रेशन इज फॉर एफ इनवर्स, और ये 3 मार्क में एक झटके में ले सकता था। ठीक है, ये हम फिर बाद में एग्जामिनर रिपोर्ट में पढ़ेंगे कि एग्जामिनर इसके बारे में क्या फील करता है, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, अ कर्व इज सच दैट dy बाय dx का कॉन्सेप्ट है, और इससे आपको इक्वेशन ऑफ कर्व यानी कि इंटीग्रेशन चाहिए। सो इंटीग्रल नहीं, पहले आराम से क्वेश्चन लिखे, कोई शॉर्टकट नहीं, जल्दबाजी मत कीजिएगा। 10 सेकंड बचाने के लिए अपने ग्रेड का नुकसान मत कीजिएगा। पता चला ए स्टार वाला ए पे पहुंच गया, ए वाला बी पे पहुंच गया, बी वाला सी पे पहुंच गया, तो 10 सेकंड से आपको हासिल क्या होगा? 1 घंटा 50 मिनट is a lot of time. If you know your stuff in and out, you'll be done and dusted in 1 hour 30 minutes. Believe me. dy by dx is 8, proper format में लिखे 3x plus 2 raised to power of 2 with a minus sign. अच्छा, ये कभी कभार जल्दी में ये मुझसे भी मिस्टेक होती है, ठीक है? मैं अपनी मिस्टेक्स भी आपसे शेयर करूंगा। मैं जरा 1 मिनट एसी ऑफ कर लूं, लेकिन कोई मसला आ रहा है बटन में, चले रहने दे। मैं अपनी मिस्टेक्स भी शेयर करूंगा कि अगर मैं जल्दबाजी में एक काम करता हूं तो फिर उसका क्या नेगेटिव चीज आ रही है जिसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, 1 मिनट रुकिएगा। देयर इज दिस थिंग के ये कोई की मुझे दी है। अब इसको मैं कैसे प्लग इन करूं? अच्छा जी, यहां पे ठीक है बेटा, ये आई डोंट थिंक सो ये अभी मैं कर सकता हूं वाइल। अच्छा, अब ये मुझे टाइप करना, 1 मिनट रुकिएगा, मैं पहले एक चीज जरा सा ट्राई कर लूं इन द मिडल ऑफ दिस थिंग। तो मैं यहां से 1 मिनट के लिए इसको मैं ऑफ कर रहा हूं। अच्छा, ये वाला तो चले मुझे देखते रहे, वो कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे कोली लाइफ में एडिट करके, अच्छा जी, अच्छा, लेट मी जस्ट सी। वेट फॉर अ सेकेंड, ये थोड़ा सा वो स्ट्रीमिंग की कोई चीज होती है। अच्छा जी, 1 मिनट ऐसे ही कर लेता हूँ। सो वन, ठीक है, और उसके बाद है एंड चलो जी, ठीक है। मैं इसको यहां से शेयर करता हूं, बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब यहां पर जब मैं इसको आगे लेके चलता हूं, सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू
इंटीग्रल 8 को बाहर निकाल लें, एंड दिस इज 3x प्लस 2 रेज टू पावर ऑफ -2 dx। अजान हो रही है, मैं अजान के लिए 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। y इज इक्वल्स टू 8 सच एंड सच। 8 अपनी जगह पे, लेट मी चेंज द मार्कर। 8 अपनी जगह पे। चेन रूल का एप्लीकेशन है 3x प्लस 2 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट इज 3। अब जरा सा गौर से देखिएगा, तो ये वाला जो है -2 प्लस 1, ये जो है ये यहां आ गया, और जो आपका डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट था 3, वो यहां पे आ गया। सही है। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल आएगा, और यहां पे y आ गया। सो 3 इंटू -1 इज माइनस दिस थिंग, सो -8/3 है, और ये हो गया 1/3x प्लस 2 प्लस c। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इट passes through the point 2 comma 5 2/3, 15 2 17। So when x is 2, y is 17/3, so therefore 17 divided by 3, that is equals to -8/3। 1/3 into 2 6, 6 plus 2 is 8 plus c। यहां से 8 कैंसिल हुआ, -1/3 plus c, that is 17/3। So therefore c comes out to be 17/3 plus 1/3, which is 18/3, which comes out to be 6। Therefore the equation is -8/3, 1/3x plus 2 plus 6। सही है, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, ये वाली चीज भी आपकी डन हो गई। ये कौन सा क्वेश्चन है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ दिस थिंग इज डन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मैं 1 मिनट से चीजें देख लूं। क्वेश्चन नंबर 4, दैट थिंग इज डन। अच्छा जी, आप आगे आते हैं
और अगले क्वेश्चन पे आते हैं. दिस इज अगेन अ नाइस क्वेश्चन. दैट इज के ये किस बारे में है? ये है इस बारे में. दैट इज एपी. सो नाउ दिस इज एन एपी क्वेश्चन. अच्छा, द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म. तो फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर सच एंड सच. कौन से तीन टर्म्स है? आपके पास है 2 कोसाइन एक्स, आपके पास है -6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 साइन एक्स, और आपके पास है 10 कोसाइन ऑफ एक्स. ये आपके तीन टर्म्स हैं एपी के. अब क्या कह रहे हैं? एक्स जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन पाई बाई 2 एंड पाई. ये बाद में देखेंगे. फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स. अब देखें, T1 और T3 का डिफरेंस जो है वो 2D है. ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये 2D है. हर कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस D होता है. दो टर्म्स है, देयरफॉर दिस इज 2D. ये भी 2D है, ये भी 2D है. इन अदर वर्ड्स 2D इक्वल्स टू -6 रूट 3 साइन एक्स -2 कोसाइन एक्स, और दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10 कोसाइन एक्स -6 रूट 3 साइन एक्स. ऐसा ही है. ये आपका पहला हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया एपी का. ये डन हो गया. फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स. अच्छा जी, अब इनको एक तरफ बुला लें. तो देयरफॉर ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन के बराबर है. सो देयरफॉर आप लिखेंगे -6 रूट 3s -2c. दिस इज 10c प्लस 6 रूट 3cs. ठीक है. अच्छा जी, यहां एग्जामिनर को बता दें. लेट साइन x इक्वल्स टू s, लेट कोसाइन x इक्वल्स टू c. तो इस तरीके से आपकी वर्किंग आसान हो गई. ये आपका s है, ये आपका s है, ये आपका c है, ये आपका c है. सारे s उल्टे हाथ पे. -6 रूट 3s -6 रूट 3s इक्वल्स टू 10c प्लस 2c. Therefore, -12 रूट 3s is equals to 12c. यहां पे जान छोड़ाएं 12 से. तो दिस 12 इज गॉन. ठीक है, आराम से इसको हाईलाइट करें. और उसके बाद अब आपके पास क्या बचा? -√3s is equals to c. Therefore, s is 1 over -√3c. Now divides both sides by c. So what do you get? Tangent equals to -1 over √3. ये चीज आपके पास आ गई. अच्छा, ये करने के बाद फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू. इसका मतलब है अब आपको याद होना चाहिए कि टेंजेंट ऑफ पाई बाई 6 इज 1 ओवर √3. और चूंकि दिस लाइज बिटवीन सेकंड इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, करेक्ट. सो देयरफॉर बेसिक एंगल जो है वो पाई बाई 6 है. सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा is pi minus pi by 6, which comes out to be 5 pi by 6. This is the exact value. So that is the working for this part. ठीक है, lovely question. अब ये कह रहे हैं find the exact sum of the first 25 terms. आराम आराम से आगे बढ़िएगा. अब ये हो गया है सेकंड क्वाड्रेंट में. साइन ऑफ 5 पाई बाई 6 कैलकुलेटर से निकाले, अपनी मेमोरी से इस्तेमाल करे. दैट कम्स आउट टू बी हाफ. एंड कोसाइन ऑफ 5 पाई बाई 6, दैट कम्स आउट टू बी -√3/2. यहां भी एग्जैक्ट रेशियो की कहानी है. अब आ जाएं, जो पहला टर्म है दैट इज 2 कोसाइन x. तो T1 जो है दैट इज 2 कोसाइन ऑफ 5 पाई बाई 6. 5 पाई बाई 6 का ये हो गया, 2 कैंसिल हो गया. दैट कम्स आउट टू बी -√3. जो आपका तीसरा टर्म है दैट इज -6√3 साइन x. -6√3 साइन ऑफ 5 पाई बाई 6. साइन ऑफ 5 पाई बाई 6 इज हाफ 2, और ये कैंसिल हुआ. दैट इज -3√3. ये भी डन हो गया. जो आपका पांचवा टर्म है दैट इज 10 कोसाइन x. दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई कोसाइन ऑफ 5 पाई बाई 6. तो कोसाइन ऑफ 5 पाई बाई 6 कितना होता है? √3/2. 2 1s are 2 5s are, दैट इज -5√3. ये आपके तीन टर्म्स आ गए. अब यहां पे लिखते हैं इसको. जो आपका T1 है वो है -√3.
जो आपका T3 है वो है -3√3। एज सच इसकी जरूरत भी नहीं थी, नॉट नीडेड। सो द डिफरेंस है दैट इज 2D, दैट इज -3√3 माइनस -√3। बी वेरी केयरफुल विद द माइनस। दैट इज -2√3 और ये है 2D। सो देयरफॉर D कम्स आउट टू बी -√3। ये चीज आपको मिल गई। जो आपका T1 है दैट इज द फर्स्ट टर्म, तो A कम्स आउट टू बी -√3। ठीक है, इतने सारे √3 और इतने सारे नेगेटिव्स है। फाइंड द एग्जैक्ट सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। Sn जो होता है वो क्या होता है, n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे n जो है वो 25 है, ये हो गया 2, 2a 2 इंटू -√3, n माइनस 1 की जगह 24 आ गया, -√3, एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई एंड देन यू गेट द आंसर। तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा और ये भी एग्जैक्ट है। गिव द आंसर इन द थर्ड फॉर्म। अब आए अगला क्वेश्चन। व्हाट इज दैट अगला क्वेश्चन? दैट अगला क्वेश्चन इज अबाउट जीपी। अच्छा जी, अब हम लोगों ने बीच में थोड़ा सा गिच पिच हुआ, 5 मिनट समझे उसमें जाया हुए, 5 नहीं 4 मिनट चले जाए हुए। तो इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 8:36 हो रहा है। सो वी स्टार्टेड एट 8:06, इट्स 8:36, दैट इज 30 मिनट्स। सब्ट्रैक्ट 5 मिनट्स। ठीक है, तो 5 मिनट सब्ट्रैक्ट किया, सो 25 मिनट। तो 25 मिनट में फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, दैट इज नॉट बैड। ठीक है, तो ये मैं अपना एक हिसाब किताब रख रहा हूं कि क्या कहानी चल रही है। अब ये जीपी की बात कर रहे हैं। द सेकेंड टर्म T2 is 54. What is T2? AR is 54. And the sum to infinity is 243. What is sum to infinity? A over 1 minus R is 243. Equation 1 and equation 2. कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन हाफ। दो आंसर्स आएंगे, कौन सा आप एक्सेप्ट करेंगे कि वो वाला जो कि हाफ से बड़ा है। फाइंड द 10th टर्म, गिव योर आंसर इन द एग्जैक्ट फॉर्म। चले, पहले वाले से ए को सब्जेक्ट बनाएं, दैट इज 54 ओवर आर। दूसरे वाले से ए को सब्जेक्ट बनाएं, दैट इज 243 1 माइनस आर। देयरफॉर 54 ओवर आर इज 243 1 माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले तो ये करें कि 1 माइनस आर जो है उसको आप आर से मल्टीप्लाई करें, और 54 ओवर 243, ये जरा मैं कैलकुलेटर मेरे पास वो वाला नहीं है, 27 2 ठीक है, या बल्कि यूं कर लेना 9 6 54, एंड व्हाट इज 243 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज 27, एंड दिस इज 3 2 3 9, तो ये हो गया 2 ओवर 9। तो ये 2 हो गया और यहां 9 हो गया। ठीक है, मैंने इस तरह सिंप्लीफाई किया, 54 को 2 कर दिया, 243 को 9 कर दिया, नंबर्स छोटे करने के लिए। दैट इज 9 माइनस 9, 9r माइनस 9r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, 9r स्क्वायर माइनस 9r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या चीज है, 9 2 18, 6 3 9r स्क्वायर माइनस 3r माइनस 6r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सही लग रहा है मुझे। 3r माइनस 1 माइनस 2, 3r माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमेशा डबल चेक करें। अच्छा, ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, शो एवरी सिंगल स्टेप। ये खास तौर पे ईयर 2020 के बाद एक्स्ट्रा एम्फेसिस है इस चीज के ऊपर, क्योंकि लोगों ने कैलकुलेटर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल स्टार्ट किया, तो उन्होंने कहा हमने अपना एक असूल बना लिया, हमने अपना रूब्रिक बना दिया कि वो जो है इस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। सो देयरफॉर 3r माइनस 1, 3r minus 2 equals to 0, therefore r is 1/3, therefore r is 2/3। इसने कहा r is greater than half, therefore reject, therefore accept। तो ये आपकी r की वैल्यू आ गई। जब आपकी r की वैल्यू आ गई तो a क्या है, a is 54 divided by r, that is 54 divided by 2/3, that is 54 into 3 over 2, 27 into 3, that is 81। ये आपकी r की a की वैल्यू आ गई। Find the 10th term, so T10 is equals to AR9, that is 81 into r is 2/3 raised to power of 9। So therefore इसका अब आप कैलकुलेटर से इस्तेमाल करें, 2 raised to power of 10 1024 होता है, तो ये 512 है,
और 3 रेज टू पावर ऑफ 9 अभी मैं नहीं निकाल रहा हूं, बाद में उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, बल्कि एक मिनट होल्ड फॉर सेकेंड। 3 रेज टू पावर ऑफ 9 को लिखे 3 रेज टू पावर ऑफ 4 इंटू 3 रेज टू पावर ऑफ 5। जो 81 है दैट इज 3 रेज टू पावर ऑफ 4, ये कैंसिल हो गया, तो ये तो हम निकाल ही सकते हैं। 81 इंटू 3 दैट्स 243, सो द आंसर इज 512 ओवर 243, और इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिएगा। दिस थिंग इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन 6 डन है। क्वेश्चन नंबर 7 सर्कुलर मेजर का सवाल है, देखने में बहुत ही खतरनाक लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कभी कभार डायग्राम्स आर मोर डेंजरस लुकिंग देन द एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा जी, इन द डायग्राम, हाँ एक और चीज पे मैं एम्फेसिस कर दूं कि जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सो वर्क इन पेंसिल, बच्चों वाली बात है, और आप भी बच्चे ही हैं जिस उम्र में आप ये एग्जाम दे रहे हैं, तो ये बच्चों वाली चीज बताने की जरूरत है कि डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। आपको खूबसूरत सा पेपर, ग्लॉसी पेपर भी दिया हुआ है, और उसके ऊपर आपने पेन से उसका बुरा हाल कर दिया, ठीक है। सो अगर आपने बुरा हाल कर दिया तो आपको ही नजर नहीं आएगा, तो पेंसिल इस्तेमाल करें। इन द डायग्राम द लेंथ्स ऑफ AP एंड AC आर बोथ 15, ये आपको नजर आ रहा है। द पॉइंट F इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो भी नजर आ रहा है। द लेंथ CP इज 9. An arc of a circle with center B passes through such and such, show that the angle is this thing, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, calculate the area of the shaded region। अच्छा जी, पहले एंगल की बात करते हैं। एंगल निकालने के लिए ट्राइंगल होना जरूरी है। अब आपके जहन में क्या जाएगा, आपके जहन में ये है, आपके जहन में ये है, काश मैं ये निकाल सकता अगर ये एंगल होता तो, बट दिस इज नॉट गिवन। इसका मतलब है कुछ गेम इस राइट एंगल ट्राइंगल की बनती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले ये करेंगे कि यहां पर आपको राइट एंगल कितने नजर आ रहे हैं। मुझे 2 राइट एंगल नजर आ रहे हैं, लेट मी हाईलाइट इट, ठीक है। तो जरा सा पतला मार्कर उठाते, ये वाला जो है, ये ब्लू वाला जो है, ये एक मुझे नजर आ रहा है, दिस इज लाइक दिस, और दूसरा जो मुझे नजर आ रहा है वो ये रेडिश टाइप का नजर आ रहा है, दिस वन एंड दिस वन। देयर आर 2 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्राइंगल्स। इफ आई फोकस ऑन APC, so let me focus on APC triangle, that is the blue one, ठीक है, the blue triangle। इसके अंदर जो आपका हाइपोटेन्यूस है वो AC है, 15 है, तो 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस AP। AP is what you are looking for। क्यों देख रहे हैं, अभी पता चलेगा। ये हो गया 225, ये हो गया 81, ये हो गया AP होल स्क्वायर। मेरा दिल कह रहा है ये हो जाएगा 144, आप डबल चेक कर लीजिएगा। दैट इज AP होल स्क्वायर, देयरफॉर AP कम्स आउट टू बी 12 सेंटीमीटर्स। क्यों, क्योंकि बहुत मशहूर जमाना ट्राइंगल है, दैट इज अ 3 4 5 ट्राइंगल। तो ये शायद उस कैटेगरी में बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी मैं डबल चेक कर लूं। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। 225 माइनस 81 दैट्स 144। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल सही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस टाइप की कोई चीज ये बनी हुई है, हो सकता है ये हो सकता है ना हो, सो लेट मी जस्ट इग्नोर दिस। AP 12 आ गया, therefore now focus on the triangle PBC। so now focus on PBC। PBC ट्राइंगल में आपका PB जो है वो हो गया 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि AP जो है वो हो गया 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। PB जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और आपका PC जो है वो 9 सेंटीमीटर है। सो PC इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर है। आपको क्या चाहिए, आपको BC भी निकाल लें, शायद जरूरत पड़ जाए। सो लेट मी जस्ट कैलकुलेट BC। तो BC जो है वो 90 के सामने है, सो BC जो है वो अननोन है, इसको भी निकाल लेते हैं। सो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये 9 हो गया, ये 81 हो गया, ये 90 हो गया। therefore BC comes out to be square root of 90। अभी नहीं तो अगले पार्ट में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच एंगल आर वी लुकिंग फॉर, ABC। तो ABC जो है वो ये पर्पल वाला एंगल है, विच इज द सेम थिंग एज PBC। पहली चीज तो ये हो गई। अब क्या आप PBC निकाल सकते हैं?
यस, आप पीबीसी निकाल सकते हैं। आप इसके अंदर इस्तेमाल कर लें 9/3। सो पीबीसी का tangent of PBC is equals to 9/3. Therefore, PBC is tangent inverse 9/3. Now, let me grab my calculator और मैं यहां से निकालता हूं रेडियन मोड में। तो therefore रेडियन किया और 3 लिखा और tan इनवर्स किया। सो 1.2490 1.2490 ये आ रहा है और मुझे चाहिए 1.25 रेडियंस करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो दैट इज 1.25 रेडियंस करेक्ट टू 3SF। सो इट्स ऑल डन एंड डस्टेड। ठीक है, तो ये 2 मार्क का तो था, लेकिन मैंने ये एक्स्ट्रा निकाला। ठीक है, ये जो मैंने एक्स्ट्रा निकाला, दिस इज नॉट एक्स्ट्रा, दिस इज बेसिकली विल बी यूज्ड इन द सेकंड पार्ट, दैट इज पार्ट बी। अब क्या चाह रहे हैं, यहां मेरे पास लिबर्टी है कि मैं इसको इरेज कर सकता हूं। मैंने इरेज कर दिया और इसको आई थिंक एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए। ठीक है, जो नजर आ रहा है वही शेडेड है। क्या आपको कोई आर्क नजर आ रहा है? जी हां, आपको आर्क नजर आ रहे हैं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये पूरा आपका एक सेक्टर हो गया। ये आर्क तो ये था CQ, ये सेक्टर हो गया। और ये वाली लाइन से ये ट्राइंगल अलग हो गया। आई थिंक इट्स लाउड एंड क्लियर। आपने करना क्या, तो आपका BQC आपका सेक्टर है। पहले तो ये लिख लें। सबसे पहले आप लिखेंगे BQC जो है वो सेक्टर है। इस सेक्टर का रेडियस क्या है? ये जो रूट 90 था वो रेडियस है। इसका एंगल क्या है? इसका एंगल है 1.249। तो इसका एंगल जो है वो है 1.249। यूज फॉर सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू। आपका जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल का नाम है PBC या PCB। सो PBC ट्राइंगल का नाम है और इसमें आपका बेस भी मौजूद है, इसमें आपकी हाइट भी मौजूद है। तो आपकी जो बेस है, ठीक है, चीज डबल चेक कर लूं, आपकी बेस है 3 और आपकी हाइट है 9। तो ये 9 हाइट हो गई, बेस आपकी 3 हो गई। सो हाफ इंटू बेस 3 है, हाइट 9 है, इसका एरिया इज हाफ इंटू 3 into 9, that comes out to be 27/2, which is 13.5 centimeters. अच्छा, यहां पे स्क्वायर, यहां पे आप मार्क स्कीम में भी जहां जरूरत होगी, अच्छा अगर टाइम बचा तो वहां पे भी जाएंगे। वहां लोगों ने 13.4 भी लिखा हुआ है और 13.6 भी लिखा हुआ है। भाई जब आंसर एग्जैक्ट है तो क्यों मैं उसको राउंड ऑफ करूं? ठीक है, और सेक्टर का जो एरिया है दैट इज हाफ आर स्क्वायर रूट 90 स्क्वायर और थीटा है 1.249। ये आंसर आपका आ जाएगा। सो therefore 45 यहां पे हम लोग करते हैं, दैट्स 45 मल्टीप्लाइड बाय 1.249 90 और उसको मैंने आधा कर दिया, स्क्वायर का भी ख्याल रख लिया, दैट कम्स आउट टू बी 56.205। therefore the difference is 56.205 minus 13.5. This comes out to be 42.705. That is 42.7 centimeters square. That is the area of this shaded region. अच्छा जी, माशाल्लाह ये भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ये है बाइनोमियल और इसका भी सेकंड पार्ट बहुत ही जानदार है। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन वक्त आएगा, S1 की बारी आएगी इंशाल्लाह ताला, तब हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे और वो बारी बहुत जल्द आ रही है। Now it says it is given that in this expansion 4 plus 2x and 2 minus ax raised to power of 5, the coefficient of x square is this thing. तो पहले एक काम करें, इसको तो जरा नीचे कर लें, पहले इसको एक्सपैंड कर लें। 2 minus ax raised to power of 5 क्या होता है? 5c1 दो ब्रैकेट्स, 5c2 दो ब्रैकेट्स और 5c3 दो ब्रैकेट्स। ठीक है, अच्छा मैं स्पेसिफिक होके भी निकाल सकता था, कांस्टेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चले पहले 3 टर्म्स निकाले, मैं भी रीजन बताता हूं क्यों निकाला। तो जो ये 2 है दैट इज योर ए, दैट इज योर ए, दैट इज योर ए। जो नेगेटिव ax है दैट इज योर बी, नेगेटिव ax, नेगेटिव ax। उसके बाद आपकी पावर्स क्या है? इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर डिफरेंस 4, 3 and 2। दैट्स द वे आई डू इट। 5c1 is 5, 2 raised to power of ये 0 से स्टार्ट करना था, सो लेट मी जस्ट गो बैक।
ठीक है, अब ये हो गई पहली गलती। तो ये था 0, तो ये वाला हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। फिर से लिखे, तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 3, ऑल सेट। तो पहला हो गया 32, अगला हो गया 5, ये हो गया 16, ये हो गया नेगेटिव ए एक्स, अगला हो गया 10, ये हो गया 8, ये हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया 32, ये हो गया नेगेटिव 80 ए एक्स, ये हो गया 80 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। बताने का मकसद क्या है कि आगे और भी टर्म्स आएंगे, वो अलग बात है, आपको उनकी जरूरत नहीं है। जब ये एक्सपैंड करेंगे तो दिस इज 4 प्लस 2x मल्टीप्लाइड विथ 32 माइनस 80 ए एक्स प्लस 80 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैं फिर से एम्फोसाइज कर दूं, कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने एक फ्लो में निकाल दिया। अब मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव 15। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो कहां से आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा x मल्टीप्लाइंग विद द x टर्म। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहां से आएगा? कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग विद द x स्क्वायर टर्म। ठीक है, तो ये जरा सा मैं यूं कर देता हूं। सो देयरफॉर आप सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखेंगे, दिस इज 2 इंटू माइनस 80, ब्लू को ब्लू से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 80 ए स्क्वायर, यहां ए मत भूलिएगा, तो ये जो है यहां ए मत भूलिएगा, 2 इंटू 80 ए स्क्वायर, ये कोफिशिएंट हो गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव 15। दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव 15। सो देयरफॉर माइनस 160 ए, this is 160 a square minus becomes plus 15 equals to 0। और इसको जरा तरीके से लिखें, सो 160 डिवाइड बाई 5 is 32। सो therefore 32a स्क्वायर माइनस 32a, और यहां पे हो गया प्लस 15 इक्वल्स टू 0। आई डोंट थिंक सो, आई एम गोना सिट बैक एंड think about the factorization. I'll just use quadratic formula, और यहां से a की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, और इसने पॉसिबल ही कहा है, तो जो जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, a ये भी आएगा, a ये भी आएगा। ठीक है, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा। अगले पार्ट में चलते हैं, वही क्वेश्चन चल रहे, मगर इसने एक बहुत प्यारा टच दिया है, और अब आप हैरान हो जाएंगे कि वो टच किस चीज का था। बाइनोमियल एंड इट्स स्पाइस्ड अप विथ किसके साथ, अभी देखिएगा। It says it is given instead that in the expansion the coefficient of x square is k। अब ये कह रहे coefficient of x square k है, तो मुझे अलग से वर्किंग की तो जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी ये जुमला पड़ा हुआ है कि ये वाला जो हिस्सा है ये तो as it is ही रहेगा, लेकिन अब चेंज क्या होगा? जो चेंज होगा वो ये वाली चीज होगी। सो therefore माइनस 160a प्लस 160a स्क्वायर, तो वही चीज आप लिखेंगे माइनस 160a प्लस 160 ए स्क्वायर। कौन से कलर में मैंने इसको किया है? पर्पल में किया है। इसको जरा सा कर लें, तो ये वाली जो चीज है वो एज इट इज है, लेकिन इस मर्तबा ये किसके बराबर है? ये बराबर है इस के के। ठीक है, बराबर कर दिया, सबको एक तरफ लेकर आ जाए। सो देयरफॉर 160 ए स्क्वायर माइनस 160 ए माइनस के इक्वल्स टू 0। It is given that there is only one value of a, which leads to this value of k. Find the value of k in a for 4 marks. One value का मतलब है one solution, और one solution of a quadratic equation का मतलब है discriminant should be equal to 0, क्योंकि as it is तो solve नहीं हो सकता दो unknown के साथ, तो यहां पे ये concept आएगा। So therefore the concept is that of discriminant। तो अब आप कहेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है या a स्क्वायर है, that is 160। जो कोफिशिएंट ऑफ a है, that is negative 160। जो कोफिशिएंट ऑफ a पावर 0 है, यानी कि कांस्टेंट टर्म, that is माइनस k। सो b स्क्वायर, सो ये वाला b स्क्वायर हो गया। So this is like your original a, and this is b, and this is c। So therefore b square minus 4ac, that is minus 160 whole square minus 4 into 160 into negative k equals to 0। 160 multiplied by 160, that is the खामखा मैं multiply क्यों करूं, एक मिनट रुकिएगा। This is 160 into 160, negative sign से जान छोड़ाएं। This is 4 into 160 into, इस तरफ पॉजिटिव था
तो यहां पे आके नेगेटिव हो गया। मेक सेंस? अच्छा जी, एक 160 इस 160 के साथ कैंसिल हुआ, ये वाला स्क्वायर की वजह से गायब हो गया, सही है। और 4/160 दैट इज k comes out to be 40। ठीक है, ऐसा ही है, -4a इंटू सी। सो 160a, आपने a को तो बिल्कुल आपने क्वाड्रेटिक में लिखा, मैं एक मरतबा डबल चेक कर लूं। 160a स्क्वायर माइनस 160a, और ये प्लस के था ना, प्लस के जो हो गया वो माइनस के हो गया। सो दिस इज बी स्क्वायर, एक मरतबा डबल चेक करते हैं, -160 का स्क्वायर, सही है। माइनस अपनी जगह पे, ये 4 है, ये a है, ये c है, तो ये दोनों प्लस हो गए, उधर गए तो माइनस हो गए, ठीक है। और 160 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 40। मुझे आंसर में कोई चीज में गिच पिच नजर आ रही है, लेट मी डबल चेक। दिस इज -160a प्लस 160a स्क्वायर, और वहां -15 था, +15 हो गया। सो एक मिनट होल्ड कीजिएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। लेट मी जस्ट डबल चेक वन थिंग। तो यहां पर जो है वो k की वैल्यू जो है वो वहां पे कोई मिस्टेक हुई है मेरे ख्याल से। दैट इज समथिंग लाइक, एक मिनट रुकिएगा। आई थिंक मैंने यहां पे शायद कोई मिस्टेक की है। 5 2 रेज टू पावर ऑफ 4 इज 16, 2 क्यूब इज 8, दैट इज 80। सो 4 इंटू माइनस, अच्छा अच्छा अच्छा, यहां पर भी मिस्टेक है, माय बैड, मैं इसको कर दूं। ये 4 को मल्टीप्लाई किया था, कहीं से 2 आ गया, ठीक है। तो मुझे वही दिल में डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक चल रही है, तो यहां पर भी देख लेते हैं। सो देयरफॉर दिस इज ऑरेंज इनटू ऑरेंज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले इसको लिखेंगे ऑरेंज ऑरेंज से, दैट इज 4 इंटू 80a स्क्वायर, and the blue into blue, that's 2 into minus 80a। पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, यहां गलती थी, 320a स्क्वायर माइनस 160a। तो इसको जरा सा हाईलाइट करके रख दे, and this is equals to -15, therefore 320a square minus 160a plus 15 equals to 0। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो यहां से आपको पहले a की वैल्यू मिलेगी। जब आप a की वैल्यू प्लग इन करेंगे तो आपको क्या चाहिए, इसमें तो a की वैल्यू, a तो एक आ गया और a की एक दूसरी वैल्यू आ गई। अच्छा जी, यहां पे जो मिस्टेक थी उसको मैं क्लियर कर रहा हूं। सो देयरफॉर दिस पर्पल वन, 320a स्क्वायर माइनस 160a, so this is 320a square minus 160a equals to k। Therefore 320a square minus 160a minus k equals to 0। This is like px square plus qx plus r equals to 0। सो P की वैल्यू है 320 और Q की वैल्यू है -160 और R की वैल्यू है -k। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह में लिखूंगा क्यू स्क्वायर माइनस 4pr इज इक्वल टू 0, बिकॉज एक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए हम लोग। यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज बाइनोमियल and it was mixed with quadratics का डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। चूंकि वहां a लिखा हुआ था इसलिए मैंने pqr का सिंबल इस्तेमाल किया। so therefore this is -160a the whole thing square minus 4 into 320a square into c is minus k equals to 0। so therefore this is 160 into 160। अब मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूं। so that is 160 multiplied by 160, that is 25600a square, और ये हो गया 4 into 320, that comes out to be minus 1280 plus 1280a square is equals to a square k को मत भूलिएगा, k तो ढूंढ रहे हैं। तो अब जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 25600a square is minus 1280a square k, a square cancel, 25600 divided by 1280, that comes out to be 20 with a negative sign। ये k की वैल्यू आ गई। and what's the value of a? वैल्यू ऑफ ए कहां से आएगी? वैल्यू ऑफ ए इसको प्लग इन करके आएगी, ठीक है। सो अब इस मर्तबा यूं कर लें कि आप ओरिजिनल इक्वेशन में डालें 320a स्क्वायर, 320a स्क्वायर माइनस 160a, और
के उधर जो लिखा हुआ है वो माइनस के है, so therefore plus 20 equals to 0. Middle term factorization, quadratic formula, you'll find the value of a. चले जी, माशाल्लाह ये भी डन हो गया. अब आए क्वेश्चन नंबर 9 पे. ठीक है, टाइम कहां तक पहुंच गया? टाइम 9 बजे पहुंचा है. ठीक है, तो अब हमने कितने क्वेश्चंस किए? फिर से वापस एक मतलब हिसाब किताब करते हैं. यहां पे हम लोग पहुंचे थे 836 में पहले 5 क्वेश्चन, सो 6 and 7 and 8 and 6 7 8. तो इस मर्तबा 6 और 7 और 8 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने 24 मिनट में किए. सो दैट इज लाइक 8 मिनट्स पर क्वेश्चन. ऑफ कोर्स क्वेश्चन के मार्क्स बढ़ रहे तो टाइमिंग भी बढ़ेगी. यहां तक अब आप पहुंच गए. अब आ जाए इस चीज में, किस चीज का सवाल है, आराम से देखिएगा. The volume of a large circular mound of iron ore of radius r is modeled by the equation. उसने अपनी तरफ से एक इक्वेशन दी है. Volume is 3/2 r minus half the whole thing cube minus 1, और इसने कहा r should be greater than or equal to 2. ये नहीं पता इसकी ये वैल्यू इस्तेमाल होगी या नहीं होगी, ये देखते हैं. अब ये कह रहे हैं iron ore is added to the mound at a constant rate. अच्छा जी, तो this is differentiation and this is rates of change. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो ये यूनिट्स का गेम है, ये लिखा हुआ है dv by dt, that is 1.5 मीटर क्यूब पर मिनट. ये चीज हो गई. अब आपके पास वॉल्यूम है, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे. dv by dr that is equals to 3/2 अपनी जगह पे, 3 नीचे आया, r minus half हो गया, पावर 2 हो गया. Derivative of bracket, even though it's 1, still write it to be 1. Bracket को बंद करें, -1 का डेरिवेटिव 0. So 3 और 3 ये हो गया 9/2 r minus half raised to power of 2. ये यूं करके आपका एक्सप्रेशन आ गया. अब ये कह रहे फाइंड द रेट एट विच द रेडियस इज इंक्रीजिंग. व्हाट इज unknown? dr by dt is unknown. रेडियस की वैल्यू कितनी है? 5.5. So now when radius की वैल्यू 5.5 है, dv by dr is equals to 9/2. 5.5 minus half, which is 5. 5 square is 25. So therefore multiply 25 multiplied by क्या चीज है? 4.5. So this comes out to be 112.5. अब आप फिर लिखेंगे वॉल्यूम, रेडियस, टाइम, dependency, total dependency. So therefore dv by dt, that is dv by dr into dr by dt. dv by dt जो है वो है 1.5, dv by dr जो है वो 112.5, dr by dt आपका सब्जेक्ट है. So therefore 1.5 divided by 112.5, that comes out to be, ये वो वाला कैलकुलेटर नहीं है तो फ्रैक्शन वाली चीज आनी चाहिए. that is 15 divided by 1125, and इस तरह मैं कर देता हूं, 1125 divided by 15 is 75. Therefore the answer in a beautiful fraction is 1/75 centimeters per second. ये हो गया आपका पहला पार्ट. सेंटीमीटर्स नहीं है एक्चुअली, ये मीटर्स है, तो यहां से इसको हटा दें और ये हो गया मीटर्स पर सेकंड है या मिनट्स हैं, क्या है? सेकंड्स. सो दिस इज परफेक्टली फाइन. अच्छा जी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द माउंट एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज इंक्रीजिंग एट दिस मच. तो dv by dt तो वही है, दैट इज 1.5, और dr by dt जो है वो है 0.1. तो आपको क्या चाहिए? आपको वॉल्यूम चाहिए. वॉल्यूम कैसे आएगा? पहले आपका रेट आएगा. सो dv by dt, dv by dr into dr by dt. dv by dt जो है वो है 1.5. dv by dr is what you are looking for. dr by dt है 0.1. तो 15 आ गया. dv by dr की वैल्यू आ गई 15. ठीक है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते. लेकिन what is dv by dr? dv by dr is 9/2 r minus half whole square. But dv by dr is 9/2 r minus half the whole thing square. Let's double check. Yes it is. So अब आप लिखेंगे 9/2 r minus half the whole thing square equals to 15.
सो 15 इंटू 2 30 हो गया, डिवाइडेड बाय 9 किया 3.33, और फिर बाकी कहानी आप जाने, दैट इज 3.333। ये हो गया, ये स्क्वायर के साथ है, मैंने अभी मल्टीप्लाई तो नहीं किया, 30 डिवाइड बाय 9, यस, r माइनस हाफ a square root of 3.333, therefore r is equals to the square root plus 0.5, and of course right answer in 4 significant figures, right answer in 3 is if. अगला क्वेश्चन, फंक्शंस, ठीक है, पहले जो फंक्शन आया था वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला फंक्शन था, अब जो फंक्शन आ रहा है वो कुछ और है, नहीं बल्कि शायद फंक्शंस है भी नहीं, ये वाला तो मुझे डिफरेंशिएशन लग रहा है, डिफरेंशिएशन, और यहां पे कॉन्सेप्ट आया है स्टेशनरी पॉइंट्स। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ ले, एफ एक्स दिया हुआ है, कर्व विद इक्वेशन, स्टेशनरी पॉइंट सही, नेचर स्टेशनरी पॉइंट, दिस इज द ओनली स्टेशनरी पॉइंट, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। ये अच्छा सवाल है, लास्ट पार्ट इज वेरी नाइस। सबसे पहले एफ एक्स को लिखें और एक साथ फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाले, सेकंड डेरिवेटिव भी निकाले, दैट इज एक्स स्क्वायर के एक्स माइनस 1 प्लस 2 एंड एक्स इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड कर दीजिएगा। एफ प्राइम एक्स दैट इज 2x के अपनी जगह पे -1 नीचे आया, x माइनस 2, डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0। इसको और सिंप्लीफाई करें, 2x माइनस के एक्स माइनस 2, और आगे करके इसको लिखें 2x माइनस के ओवर एक्स स्क्वायर। एफ डबल प्राइम एक्स भी एक साथ निकाल लें, दैट इज 2 माइनस के अपनी जगह पे -2 नीचे आया, x माइनस 3, सो देयरफॉर दिस इज 2 प्लस 2k ओवर एक्स क्यूब, ये भी आपने लिख दिया। अच्छा, फिलहाल जो ये 2 प्लस 2k ओवर एक्स क्यूब, ये यहां लिख दें, एफ डबल प्राइम एक्स इज 2 प्लस 2k ओवर एक्स क्यूब, ये यहां लिखा, बाद में देखेंगे। तो दूसरा फिर अब क्या चीज है, अब ये है कि आपने क्या करना है, आपने स्टेशनरी पॉइंट निकालना है व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। सो इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू 2, f प्राइम ऑफ 2 शुड इक्वल टू 0, तो f प्राइम जो है वो 2x है, सो f प्राइम ऑफ 2 जो है वो 2 इंटू 2 माइनस के ओवर 2 स्क्वायर, मैंने ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल किया, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मेट है वो यहां पे इस्तेमाल किया। सो दिस इज 4 माइनस के ओवर 4, और इसको किसके बराबर करना है, इसको 0 के बराबर करना है, f प्राइम 2 इक्वल्स टू 0, 4 माइनस के ओवर 4 इक्वल्स टू 0, 4 इज इक्वल्स टू k ओवर 4, देयरफॉर k कम्स आउट टू बी 16, ये वाली चीज भी आ गई। अच्छा, जब k की वैल्यू 16 आ गई, सो रिमेंबर k is equal to 16, therefore f double prime x is 2 plus 2 into 16 is 32 over x cube, चूंकि x की वैल्यू 2 है, therefore f double prime of 2 is 2 plus 32 over 2 cube, which is positive, therefore it's a minimum। ये भी डन हो गया, ठीक है, कोई यहां वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, यहां पे स्टेशनरी पॉइंट फाइंड के, वो स्टेशनरी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट वगैरह तो नहीं चाहिए, ये भी डन हो गया। उसके बाद अब क्या करें, अब ये कह रहे हैं कि गिवन दैट दिस इज द ओनली स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। अब पहले इसके लॉजिक पर आए, मैं आपको पहले क्वाड्रेटिक्स में ले जा रहा हूं, ये क्वाड्रेटिक्स नहीं है, मैं अलग से बात समझा रहा हूं। वो बात समझाने की ये है कि अगर मेरा ग्राफ यूं है, समथिंग लाइक दिस, मेरा ग्राफ यूं है, और वर्सेस एक ग्राफ उल्टा बना हुआ है, समथिंग लाइक दिस, और यहां पे भी मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जरा खींच लेता हूं, और यहां पर ये है मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, इसका नाम है एच, और ये है मेरा के, और यहां पे ये लोवेस्ट वैल्यू है, ये एक मिनिमम वैल्यू है, तो इसका जो फंक्शन की रेंज होगी वो होगी ग्रेटर देन के। क्यों? बिकॉज इट्स अ मिनिमम पॉइंट। इसके मुकाबले में यहां पे h है, यहां पे k है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, और यहां पे फंक्शन की रेंज होगी एफ एक्स इज लेसर देन के। बात समझ में आई? इसने कहा दिस इज द ओनली स्टेशनरी पॉइंट, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। सो सिंस द पॉइंट इज अ मिनिमा, द एफ प्राइम एफ एक्स वुड बी ग्रेटर देन सम वैल्यू। व्हाट वैल्यू? So now when x is equals to 2, what is the value of the function? k की वैल्यू जो है वो 16 है, x की वैल्यू 2 है,
So therefore x square plus k over x plus 2, fx पहले लिखिएगा, fx is, फिर से पढ़िएगा, that is x square plus k over x plus 2, x square plus k over x plus 2, और k की वैल्यू 16 है, so this is 2 square, k जो है वो 16 है, x की वैल्यू 2 है, प्लस 2, यहां से 4 आया, यहां से 8 आया, यहां से 2 आया, 12 plus 2 is 14, therefore fx is greater than 14. क्या वो इंक्लूसिव वैल्यू है? That's a good question. क्या वो इंक्लूसिव वैल्यू है? यस, दैट्स एन इंक्लूसिव वैल्यू. तो यहां पे ग्रेटर इक्वल है, लेसर देन इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, 2 से स्टार्ट कर रहे, सो देयरफॉर दिस इज द रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन. अच्छा जी, सो हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 11 पे, और मैं सिर्फ एक नजर देख लेता हूं कि सो नाउ आई थिंक आप लोग 9:11 हो गए, and we are done with 10 questions. I think 2 more questions are left. और फिर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि जो आपकी एग्जामिनर रिपोर्ट है उसको एक नजर देखेंगे, ठीक है. सो कमिंग बैक टू दिस, चलो जी, ये किस चीज का सवाल है? डिफरेंशिएशन भी है और एरिया भी है. 6 मार्क और 5 मार्क, 11 मार्क का, नथिंग स्पेशल. सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन and basic of integration. Let's see. आपके पास एक फंक्शन है, एक इक्वेशन है, आपके पास शेडेड रीजन है, आपके पास a की वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विद द नॉर्मल टू द कर्व मीट्स द x एक्सिस. सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे y इज इक्वल्स टू हाफ x प्लस 7/10 माइनस, इसको लिखेगा 1 की कोई अहमियत नहीं है, x माइनस 2 रेज टू पावर ऑफ -1/3. इसको अगले पेज पे भी लिख लें. हाफ एक्स माइनस कितना है? प्लस 7/10 माइनस 10 तक, प्लस 7/10 माइनस, यहां ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर क्या है? x माइनस 2 रेज टू पावर ऑफ -1/3, x माइनस 2 रेज टू पावर ऑफ -1/3. और चूंकि ये एरिया है तो ये तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा, मैंने अभी से लिख दिया. यहां पे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा. dy बाई dx, हाफ एक्स का हाफ बचा, कांस्टेंट का 0 बचा, माइनस का माइनस बचा, -1/3 नीचे आया, x -2 हो गया, -1/3 -1 is -4/3 एंड डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट इज 1. यहां पे ये ब्रैकेट को बंद कर दे, तो ये हाफ अपनी जगह पे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज 1/3, और ये हो गया 1/x minus 2 raised to power of 4/3. ये this looks nice like this. अब a का x coordinate when x is 3, dy by dx, that is half plus 1/3. 3 minus 2 is 1, जान छूटी, this is 1 raised to any power would still be 1. So half plus 1/3, that is ऊपर बचा 5/6. ठीक है, ये आपका बच गया. Gradient of tangent is dy by dx, it is 5/6, therefore gradient of normal is -6/5. ठीक है, तो ये वाला जो है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक पहुंच गए. मैं सिर्फ एक आध चीज जरा सा अपने पास लिख लूं, तो ये वाली जो आपकी वैल्यू है, that comes out to be -6/5. और आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3, 6/5. so a is 3, 6/5, and यहाँ पे gradient of normal is -6/5. Equation of normal y minus y1 is equals to mx minus x1. So this is equation of normal. अब क्या चाहिए? No need to expand it. क्या चाहिए इसको? Meets the curve at the x-axis. When it meets the curve, y coordinate is 0. So -6/5. बहुत साफ सुथरा नंबर है, -6/5 x minus 3, 0 मत कर दीजिएगा बस. This divided by this is 1 is equals to x minus 3. Therefore, x comes out to be 4. Therefore, the coordinate of this point, let me label this point as B, that is 4,0. So this point B, मैंने अपनी तरफ से लेबल किया, that's 4,0. This thing is done. अब क्या करना है? अब इसका एरिया निकालना है अगले पार्ट में. ये है आपका 3, ये है आपका 5/2. ये जो आप निकालेंगे, ये निकालेंगे इंटीग्रेशन से,
और ये जो हिस्सा है ये ट्राइंगल से निकालेंगे, विच इज हाफ। बेस कितना हो गया 3 और 4 के दरमियान 1, हाइट कितना हो गया 6/5, दैट कम्स आउट टू बी 3/5 स्क्वायर यूनिट्स। तो मैंने इतना हिस्सा कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं 5/2 और 3 वाली। सो दिस इज 5/2, दिस यानी 2.5 लिख लेते सीधा सीधा, और यहां लिख देते हैं 3। तो हाफ बन गया हाफ एक्स स्क्वायर ओवर 2, 7/10 बन गया 7/10x, माइनस अपनी जगह पे x माइनस 2, -1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/3 प्लस 1। डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, और ब्रैकेट को बंद कर दें और लिमिट्स अब बाद में लगाएंगे। दैट्स 2.5 एंड 3.0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस 7/10x -1/3 प्लस 1 इज पॉजिटिव 2/3। पॉजिटिव 2/3 को फ्लिप करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा x -2 रेज टू पावर ऑफ 2/3। ऐसा ही हो गया। अच्छा जी, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर लिमिट्स डालेंगे 2.5 एंड 3.0, और वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। Question number 12, the most awaited question. That is the question of circle geometry, circle equation, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। सर्कल है, मेजर नहीं है, सर्कल इक्वेशन। अब ये क्या कह रहे हैं? The diagram shows a circle with equation such and such. तो इक्वेशन नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x स्क्वायर -6x y स्क्वायर प्लस 4y is equals to 27. This is the general form of a equation of a circle. मुझे इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में करना है, दैट्स वन थिंग। क्यों करना है? क्योंकि मुझे सेंटर चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। अभी अगला पार्ट भी आने वाला है। उसके बाद कह रहे हैं द टैंजेंट टू द सर्कल। तो टैंजेंट एट P जो कि बना हुआ है मीट्स x एक्सिस एट A, y एक्सिस एट B। तो पहले तो एक काम करते हैं कि यहां पे इसका सेंटर मार्क कर देते हैं, विच इज C। सही है। अच्छा, अब क्या करेंगे? सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे? आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर -6x प्लस ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर एंड y स्क्वायर प्लस 4y प्लस ब्रैकेट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 27। पहले तो ये काम करें। -6 का आधा -3 प्लस 4 का आधा +2 उसके बाद इसको लिखेंगे, रीराइट इट एज अ परफेक्ट स्क्वायर, रीराइट दिस थिंग एज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x -3 होल स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा y +2 होल स्क्वायर। ये दो काम हो गए। यहां पे ये -9 एज इट इज रहा, प्लस का निशान, यहां पे -4 एज इट इज रहा, 27 का निशान। तो 27 + 13 ये हो गया 40, और ये हो गया x -3 होल स्क्वायर y +2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस थिंग। अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करें, जरा सा थिक मार्कर ले लेता हूं, x -h होल स्क्वायर y -k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। सो देयरफॉर h की वैल्यू आ गई 3, k की वैल्यू आ गई -2, 3, -2, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसका नाम मैंने c रखा। r स्क्वायर 40 है, देयरफॉर रेडियस कम्स आउट टू बी √40। तो ये दोनों काम की चीजें थी, मिल गई। और देखिए डायग्राम से कितना सही नजर आ रहा है कि ये रहा आपका 3 और ये रहा -2, तो 100% एक्यूरेट डायग्राम। एक्यूरेट इन द सेंस कि नॉट ड्रॉन टू स्केल बट नॉट मिसलीडिंग। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं? टैंजेंट टू द सर्कल। तो अब आप निकालेंगे कि जो आपका C है वो है 3 -2, और आपका पॉइंट क्या है? P है 5 4। तो P है 5 4। तो अगर मैं ग्रेडियंट ऑफ CP निकालूं, दैट इज -2 -4 ओवर 3 -5। -2 -4 is -6, 3 -5 is -2, that comes out to be +3। डबल चेक कीजिएगा, यहां पे ये नजर आ रहा है साफ कि ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है, दिस इज +3। इसका मतलब है ये जो टैंजेंट है, टैंजेंट का ग्रेडियंट है -1/3, करेक्ट। सो टैंजेंट का ग्रेडियंट जो है वो -1/3 है। सो देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ टैंजेंट, कलर्स चेंज कर लेते हैं, ये रहा। सो ग्रेडियंट ऑफ टैंजेंट इज -1/3, P के कोऑर्डिनेट से 5 4, therefore equation of tangent is y - y1,
y minus 4 is equals to minus 1/3 x minus 5. ये भी हो गया. अब क्या चाहिए? When it meets x axis, a के कोऑर्डिनेट a कॉमा 0 लिखे, b के कोऑर्डिनेट 0 कॉमा b लिख दें. ठीक है ना? तो a कॉमा 0 निकालने के लिए a is a कॉमा 0, x 0 है, तो x 0 है, so y minus 4 is equals to minus 1/3 and 0 minus 5, minus minus cancel, so y is equals to 5/3 plus 4. सही है? 15 plus 4, that's 20. So this is 20/3. इस तरह का आंसर आ रहा है. So therefore a के कोऑर्डिनेट्स है 20/3, 0. Similarly b के कोऑर्डिनेट्स है 0, b. So therefore y 0 है, that is minus 1/3, और ये हो जाएगा x, 5. x लिखे b लिखे आपकी मर्जी है. माइनस माइनस फिर से कैंसिल हुआ, 4 3s are 12 हो गया. 12 is equals to x minus 5, therefore x comes out to be 17. So therefore b के कोऑर्डिनेट्स है 0, 17. अच्छा जी, 12, ये 20 नहीं है, ये 20 नहीं है, 3 4s are 12 होता है. ठीक है, जल्दबाजी में ऐसा ही होता है. तो 12 plus 5 is this thing. तो आपके पास a भी आ गया, आपके पास b भी आ गया. ठीक है, अब जो आखिर में आया एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज हाफ. बेस जो है वो है 17/3, 3 है, 17/3 बिल्कुल, और जो b की वैल्यू है वो 17 है. तो ये आपका आंसर आ गया. कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, दैट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. अब यहां पे बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह ये सारी चीजें इसमें इस्तेमाल हुई. अच्छा, मैंने जरा सा फैला के लिखा है, तो इसलिए जगह थोड़ी सी गिचपिच हो गई. आप जरा उसको और अच्छे से वो कर दीजिएगा. अब असल सवाल ये आता है, सो लेट मी कॉपी दिस डायग्राम. तो यहां से जरा मुझे कॉपी करने की जरूरत होगी, और ये मैं जरा सा साइड पे कर दूं. एक मिनट, पहले मैं इसको यूं लिख देता हूं, और इसमें से ये चले हटा दें, ये हटा दें, और ये हटा दें, और ये वाली जो चीज है ये मैं किसी जगह पे नीचे की तरफ ये ले आता हूं, और ले आता हूं. कहां चला गया? एक मिनट, इसको पहले जरा ऊपर पहुंचा देते हैं यहां से, और यहां से इसको उठाते, इसको यहां नीचे चिपका देते. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया था, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. सॉरी, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल AOB. तो ये तो ट्राइंगल OAB जो भी था, ये इसका आंसर आ गया. अच्छा जी, अब मुझे जरा डायग्राम चाहिए. It says P points Q and R also lie on the circle such that PQR is equilateral. Find the exact area for 3 marks. And I think this is the last question. अच्छा जी, अब क्या करेंगे? आप पहले ट्राइंगल जरा बनाए. ये एक लाइन मैंने खींची, और यहां पे एक लाइन और मैंने खींच दी, और ये कह रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, लाइक दिस. ठीक है, ये यू बन गया. अब यहां पे इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूं? मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है? मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है, मेरे पास सेंटर है और मेरे पास रेडियस है. तो चले एक काम करते हैं, पहले सेंटर मार्क कर देते. सेंटर मैंने सी मार्क कर दिया. रेडियस कहां से कहां कहां तक है? तो जो रेडियस है वो आपके 3 है. ये वाला जो है CR, दिस इज द रेडियस. सो CR इज द रेडियस. So is CQ, so is CP. ठीक है, अब मैं तीनों ड्रॉ नहीं करता. अगर मैं ये करूं कि CRQ ट्राइंगल, ट्राइंगल CRQ will be the same thing as triangle CRP will be the same thing as CPQ. ऐसा ही है. क्यों ऐसा है? सुनिएगा, ये और ये और ये बराबर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है. तो अगर मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकालूं एंड देन आई मल्टीप्लाई बाय 3, सो नाउ द रूल इज फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल CRQ एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3 टू फाइंड एरिया ऑफ PRQ. कहानी समझ में आ गई? बस ये कहानी थी और कुछ नहीं है, कहानी ही खत्म हो गई. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ कितना था? स्क्वायर रूट ऑफ 40.
ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 40, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 40, ये वाला एंगल कितना है? ये अच्छा सवाल है। यहां सर्कल प्रॉपर्टी आई, चूंकि ये एंगल 60 डिग्रीज था इसलिए ये एंगल 120 डिग्री है, सो देयरफॉर दिस इज 120 डिग्रीज। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम है इसका? CRQ, दैट इज हाफ AB sine of C, that is 2 pi by 3. Sine of 2 pi by 3 is the same thing as sine of pi by 3. So that is half हो गया, ये 40 हो गया और ये √3/2. So 2 2s are 4 और ये हो गया 10√3, ये 1 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, area of PQR triangle is 3 times 10√3, which is 30√3 centimeter square. So it's done and dusted. ये पूरी चीज आपकी यहां पे यू करके हो गई। ठीक है, मैंने उस पेज की जगह यहीं पे कर लिया। नेचुरली आप जहां पे जगह है आप वहीं पे करेंगे। सो माशाल्लाह अब हो रहे हैं टाइम जो है वो हो गया है 9:26। तो हमने 8:06 पे स्टार्ट किया। ठीक है, अगले पेज पे लिख देता हूं। सो वी स्टार्टेड ऑफ एट 8:06 and we finished at 9:26 और इसमें 5 मिनट वेस्ट हुए थे बिकॉज ऑफ दैट फेसबुक के ग्रुप वाली जो की थी। सो ये हो गया 1:20, देयरफॉर 1 आवर 15 मिनट में मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व करके बताया, समझाते हुए, बैकग्राउंड नॉलेज देते हुए। ठीक है, तो अब आप जहन में रखिएगा कि इतनी देर में आप भी कर सकते। नाउ लेट्स गो टू द एग्जामिनर रिपोर्ट, ये रही। और अब हम लोग देखते हैं एग्जामिनर रिपोर्ट पे क्या खास चीजें। जो खास चीजें मैं सिर्फ वो पढ़ूंगा, एक्स्ट्रा चीजों को मैं डंप कर दूंगा, उसको इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, यहां मैं 3 हाइलाइटर्स खोल लेता हूं। सबसे पहले बात यह है, द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स अ स्टेटमेंट इन द रूब्रिक। असल की मैसेज समझ लें, ज्यादातर चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। That is, no marks will be given for unsupported answers from a calculator. मैंने शुरू में बताया, साइमल्टेनियस हो, क्वाड्रेटिक हो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो, कॉमन लेना हो, ट्रिग्नोमेट्री के स्टेप्स हो, जो भी हो हर चीज खोल खाल के बताएगा। एग्जामिनर कुछ भी अज्यूम नहीं करेगा और आप भी अज्यूम नहीं करेगा उसको कुछ आता है, आपने सारी चीजें उसको बताएंगे। तो पहली चीज तो आपकी ये हो गई। अच्छा जी, दूसरी चीज क्या है कि this means that clear working must be shown to justify solution, particularly in the syllabus such as quadratic equation, trigonometric equations. It would be necessary to show factorization, use of quadratic formula, completing square using calculator. अच्छा, कुछ लोग completing square में भी comparing coefficient से कर लेते हैं, मेरा दिल नहीं मानता। completing square method एक proper method का नाम है, पूरा method show करे। ठीक है, वो सोच हटा दे, वो shortcut हटा दे, proper authentic maths करे। Using calculators to solve equations and writing down only the solution is not sufficient for certain marks to be awarded. अब आप बैठ के ये तो देखने से रहे कि मुझे कौन सा मार्क्स मिलेगा और कौन सा मार्क नहीं मिलेगा, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है सारी चीजें करना। When factorizing, candidates should ensure that the factors always expand to give the coefficients of the quadratic equation. यानी wrong factorization मत कीजिएगा, सही कीजिएगा। एक चीज तो ये हो गई। उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सफिशिएंट लेवल ऑफ एक्यूरेसी इज यूज्ड इन ऑल कैलकुलेशन। If a result is asked to be given to 3SF, then any intermediate calculation need to be given to at least 4 significant figure. 5 में भी चले जाएं कोई मसला नहीं है, लेकिन 4 में काम पूरा हो जाएगा। For integer answers, candidates should ensure that they simplify. ये एक और चीज देखे भाई, अगर उसका आंसर इंटीजर है तो सिंप्लीफाई तो करे, वो एग्जामिनर आपके लिए थोड़ी बेहतर करेगा। as much as possible rather than leaving them as 118/3, for example. Questions that is questions need to be read very carefully, and the phrase it is given instead that means that the previous answer obtained cannot be used. Instead, इसके अलावा तो वो उसमें इस्तेमाल मत कीजिएगा। It is important that the correct terminology is used when answering transformation questions. Stretch, not squeeze or compression, for example, should be used along with the correct scale factor. Translation, not move, should be given with a column vector. अच्छा जी, column vector लिख दे rather than वही O level maths वाला concept है HK करके,
जो आपका ट्रांसलेशन वेक्टर है। तो अगर H पॉजिटिव है तो दैट इज राइट, और अगर K पॉजिटिव है दैट इज अप, H नेगेटिव है दैट इज लेफ्ट, और K नेगेटिव है दैट इज डाउन। अब आ जाए जनरल कमेंट्स पे, पढ़ते रहें आप जरा, ठीक है। अच्छा जी, द पेपर वॉज रीजनेबली वेल रिसीव्ड by candidates, reasonable number of very good responses. Some candidates, या मैं highlight कर रहा हूं, seem to have struggled with the time available. If it is important that candidates plan their time to allow sufficient time on later questions, ये असल चीज है। Candidates plan their time to allow sufficient time. Presentation of work was mostly good, although some candidates' answers were written in pencil and then superimposed with ink. ये जो कुछ लोगों की अंडर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, पहले मैं पेंसिल से कर लूं बाद में पेन से करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये मैथ्स है, तरीके से आपने पढ़ना चाहिए था, पढ़ लिया होगा इंशाल्लाह ताला। वेरी कॉन्फिडेंट, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर ले और एक मर्तबा लिखे। विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रीड, मतलब समझे क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि डिफिकल्ट टू रीड मींस डिफिकल्ट टू ग्रेड। तो अगर वो नहीं पढ़ सकेगा तो कैसे ग्रेड देगा? वो तो कहेगा मुझे तो नहीं नजर आया, ठीक है आप छोड़ दें, ग्रेड आपको नहीं मिलेगा, खुदा ना खास्ता। तो बी वेरी केयरफुल। अच्छा जी, अब आ जाए स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, एक एक क्वेश्चन पे जरा सा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? मोस्ट कैंडिडेट्स वर जनरली एबल टू मेक करेक्ट प्रोग्रेस, वीकर रिस्पॉन्स डिड नॉट फॉर्म अ 3 टर्म क्वाड्रेटिक। Functions में transformation, many good description of the transformations were given. Some responses showed confusion in the transformation terms. Some used the word factor in describing a translation. भाई ट्रांसलेशन में वेक्टर होता है, फैक्टर थोड़ी होता है। And gave the stretch with a factor of 2 rather than half. अब ये एक होता है y is equals to a f x, ये along the y axis होता है, और y is equals to f of a x होता है, ये along x axis होता है, ठीक है। उसमें y एक्सिस वाले में y कोऑर्डिनेट इज मल्टीप्लाइड बाय a, और x वाले में x कोऑर्डिनेट इज डिवाइडेड बाय a। तो ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं चैलेंजिंग था ये वाला जो हमने वो किया था ना, कि वो जो पॉइंट था 10,9 जिसका आंसर आया था, उसके बारे में कह रहे हैं। fx composite both, हाँ इसमें हमें जरा पढ़ने की जरूरत है। Both of this question were generally when answered. Some candidates made part A more complicated by working out and attempting to simplify rather than substituting 5. तो वो उन्होंने खामखा एक मुश्किल एक्सप्रेशन निकाली, उसको तो evaluate करना है तो सिर्फ evaluate करें। The standard technique for finding the inverse of the type of function was generally well known. अच्छा, यहाँ पे एग्जामिनर भी मेरे ख्याल से शायद क्लिक नहीं किया उसको, कि f of f inverse x equals to x, f inverse of fx equals to x, ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकते, एग्जामिनर इस बारे में खामोश है। मेरे ख्याल से वर्किंग शो कर दे और अलग से ये भी बता दे ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 में कोई खास बात नहीं थी। हाँ, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला देखें। Many candidates found this question to be particularly challenging. The trigonometric form of the terms of the arithmetic progression meant that some candidates were unable to make sufficient progress. Some candidates only considered 2 of the 3 terms, so did not obtain the 2 expression or equations needed. Yani T3 minus T1 equals to 2D, that is T5 minus T3, तो उन्होंने 2 equations नहीं बनाई. Some considered the gaps between the term as of D rather than 2D. ये तो naturally लोगों ने गलती करनी ही करनी थी. और आगे 25th term was found rather than some, that's too stupid. क्वेश्चन नंबर 6, ये आसान था, सर्कुलर मेजर का पढ़ते हैं। A significant number of candidates omitted this question. अजीब सी बात है, सर्कुलर मेजर में क्या खास बात थी? In particular, part B was the given answer from part A could have been used. Could have been used क्या? Could be used, should be used, could be used, would be used. In part A, a variety of approaches were taken involving finding different length and angle. Intermediate working was not given to at least 4 significant figures. Did not sufficiently justify the given answer. So accuracy zaruri hai. In part B, most candidates attempted to find the area of the sector BCQ, although weaker responses sometimes gave 9 or 15 as the radius. Area of triangle need to be subtracted from the sector. Premature approximation. तो यहाँ पे जो की चीज है वो premature approximation था, और मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा कि ओ लेवल मैथ की बेसिक्स रट्टे मार मार के वीक थी, ठीक है। तो यहां जो है वीक बेसिक्स थी, तो वेलकम टू ए लेवल मैथ्स, इसमें बेसिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है।
Part A was well attempted by many candidates. Part B proved more challenging with a significant numbers omitting it. ये कौन सा वाला था? ये वो b square minus 4ac equal to 0 है. जो मुझे समझाना था वो समझा दिया था मैंने. मैं फिर भी पढ़ लूं. Those who understood what was required were usually able to form a quadratic and use the discriminant to find the required value. हमारी वहां कहाँ गलती हुई थी? वहां हमारी गलती हुई थी कि वो 4 और 2 की जगह वो एक मिक्सअप किया था. तो वो गलती जल्दबाजी में पढ़ाते हुए, वो वाली गलती तो हो सकती है, तभी रीचेकिंग के लिए टाइम रखना है. छोटी मोटी गलती है उसको सेट करने के लिए जगह खुली खुली छोड़नी है. स्पेस इट आउट. जो रेट्स वाला क्वेश्चन था ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था. मेनी कैंडिडेट्स फाउंड दिस क्वेश्चन चैलेंजिंग इन पर्टिकुलर पार्ट बी. तो पार्ट बी लोगों को चैलेंजिंग लगा. साइजेबल माइनॉरिटी ओमिटेड इट. ठीक है, यहां पर जो डिस्क्रिमिनेंट था वो वहां पे लोगों का मसला हुआ. अच्छा जी, उसके बाद नीड टू अप्लाई द चेन रूल इनकरेक्टली, कंफ्यूज बाय द रेफरेंस ऑफ अ सर्कुलर माउंट. अच्छा, लोगों ने अपनी तरफ से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर लिया. यार कहां से आते हैं ये लोग? ठीक है. A significant number of candidates tried to link the answer to part A or part B. It is important candidates to realize the situation. It is only stem part of the equation which refers to both part. यानी वो equation refer करती है, उससे ज्यादा नहीं. Stationary point का concept, the first two parts of the question prove straightforward. Nearly all realize the need to differentiate. Weaker responses. Part C, वो जो ग्राफ था, many candidates did not realize the significance of the given information. वो जो minimum है तो minimum से ऊपर है. Some put the range equal to a single value, other made it like this or like this. तो range जो है वो inequality is a must. इंटीग्रेशन का एरिया पर आ जाए. मोस्ट मेनी फुली करेक्ट सोल्यूशन वाज सीन. नीड टू रियलाइज टू डिफरेंशिएट नॉर्मल के लिए. ठीक है, और यहां डिफरेंशिएशन भी था. और अपर लिमिट ignored the triangular part, made extra working of by integrating the normal. ठीक है, a few only integrated the normal. सर्कल इक्वेशन जो आखिरी क्वेश्चन था, इसमें क्या था? मेनी गुड सॉल्यूशंस वर सीन. center of the circle, gradient of the normal, gradient of the tangent, some attempted implicit differentiation. यानी ये P3 का सिलेबस है भाई. P3 कहां से आ जाएगा P1 में? क्यों करेंगे? ठीक है, ये है ही नहीं तो कैसे करेंगे? Many found part B very challenging with almost half of the candidates omitting it. बेशक ये challenging था. I think this was a 5-star question. Of those who did attempt it, many realized to need to find the radius but were unsure about how to proceed. तो वो सारा basically it all boils down to O-level maths. It all boils down to rotational symmetry. It all boils down to आपका क्या कहते हैं, circle geometry. तो बहुत जरूरी है कि circle geometry के concepts clear हो. So that is all about it from my side. Stay tuned. इंशाल्लाह ताला और जो मैं पास पेपर्स है वो मैं डालूंगा. S1 के आपके जो लेक्चर्स होंगे, M1 होगा और P3 होगा, S2 होगा, कुछ AS है, कुछ A2 है, वो देखते रहेगा. एंड गुड लक विथ योर एग्जाम. इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बिल्कुल बेहतर करेगा. घबराना नहीं है, एंड आई मीन इट. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इट पॉलिटिकली, आई एम नॉट डूइंग एनी सार्केज्म. आपने सचमुच एग्जाम में घबराना नहीं है. आराम आराम से आपने प्रोसीड करना है और उसके बाद सारी चीजें सेट हो जाएंगी. सो टेक केयर. अल्लाह हाफिज. मिलते हैं वेरी